हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का किसका केमिस्ट्री का क्लास 10th का क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और पहला ही चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। रिएक्शन एंड इक्वेशन है, यानी कि ये आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एवं समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। और आपके पास कुल देखा जाए तो, अगर केमिस्ट्री का देखा जाए तो कुल 4 चैप्टर है, और इसी इसी 4 चैप्टर से मिलाकर आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार इस चैप्टर को हम लोग शुरू से देखते हैं, और उसके बाद फिर से हम लोग इस चैप्टर आने की एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे, और एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता क्या है कि आप देखेंगे कि जो अभिक्रिया हो रही है, आने की हम लोग कह सकते, यहाँ पे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग उसको कहते हैं कि जहां पर क्या होता है कि कोई भी परिवर्तन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब देखिए परिवर्तन होगा, हम लोग कैसे जानेंगे कि परिवर्तन हुआ। तो ये 4 चीजों पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो। तो अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अगर रंग में परिवर्तन हुआ तो भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अच्छा, तीसरा क्या होगा कि गैस भी निकल सकता है। क्या निकल सकता है, गैस भी निकल सकता है, मतलब गैस का निष्कासन हो सकता है या उत्सर्जन भी हो सकता है। ठीक है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आपका तापमान, जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, तापमान, तो तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया आने की, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ तो हम लोग कहेंगे कि उस जगह पर या उस स्थान पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और परिवर्तन कैसा, तो परिवर्तन हम लोग देखें, यहाँ पे परिवर्तन जो है वह अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, और तापमान का परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। अगर ये 4 चीजें में से कोई भी एक चीजें हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, संपन्न हुई है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दृष्टिकोण से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूछ सकता है कि आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें से कोई एक गायब कर देगा, या इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन देगा, आपको बताना है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है।
अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा देखें, जब हम लोग परिवर्तन का बात कर रहे हैं तो अब एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है कि आपका देखिए ये 10th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर समझा जाए शुरुआत में ही देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया में, तो आप मैग्नीशियम के बारे में जानते होंगे। मैग्नीशियम एक रिबन के जैसा होता है, ठीक है, क्या होता है, रिबन के जैसा अगर हम लोग लेते हैं, और अगर इस मैग्नीशियम को अगर हम लोग वायु यानी कि हवा के प्रेजेंस में, हवा की उपस्थिति में इसका अगर हम लोग अभिक्रिया करवा दें तो क्या होता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यानी कि क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिबन का वायु के साथ हम लोग दहन किए तो ये क्या बन गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैग्नीशियम को अगर वायु के प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रोडक्ट आने की हमारा उत्पाद के रूप में क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग वायु के प्रेजेंस में, उपस्थिति में जला रहे थे, तो उससे किस कलर का आने की कह सकते हैं लो निकल रहा था, तो चमकदार श्वेत लो निकल रहा था। कैसा निकल रहा था, चमकदार श्वेत लो निकल रहा था, ठीक है। और ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, इसका चूर्ण किस प्रकार, किस कलर का होगा, तो इसका चूर्ण भी जो बनेगा वो आपका श्वेत चूर्ण बनेगा। किस कलर का चूर्ण बनेगा, श्वेत चूर्ण बनेगा, ठीक है, ठीक है। आने की मैग्नीशियम रिबन को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका श्वेत कलर का, श्वेत रंग का चूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि आप यहां पे देखेंगे कि एक और होता है कि अगर हम लोग दानेदार जिंक को, यानी कि सॉरी दानेदार जस्ते, यानी कि कह सकते हैं जिंक ही कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग दानेदार, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर दानेदार जस्ते को, दानेदार जस्ते को अगर हम लोग डालते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, किसमें डाल देते हैं, तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं दानेदार जस्ते को, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए इसको, तो यहां से आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो दानेदार जस्ते को हम लोग तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, इसके साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आने की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम को अगर वायु के उपस्थिति में अगर हम लोग उसका अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और यह श्वेत चूर्ण देता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो किस कलर का चूर्ण बनाता है, श्वेत चूर्ण बनाता है। अच्छा, दूसरा था कि मैग्नीशियम को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में जला रहे थे तो उसका जो लो था वो किस कलर का था, चमकदार श्वेत लो था। कैसा था, चमकदार श्वेत लो था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर दानेदार जस्ते को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो आपका रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं था, ये बैलेंस नहीं था। इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे और फिर क्या करते हैं, ठीक है, और क्यों बैलेंस करना जरूरी होता है। तो अब हम लोग आते हैं रासायनिक अभिक्रिया को देखें। अब हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, अब देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है इसको हम लोग किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण को
हम लोग ये शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा किसके रूप में लिख सकते हैं? तो रासायनिक समीकरण को हम लोग ये सूत्र समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। शब्द के बाद हम लोग इसको सूत्र समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। और एक होता है आपका वाक्य समीकरण, ठीक है, तो उस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अब एक समझिए कि दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और एक होता है आपका उत्पाद, एक होता है आपका उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक जो है ये आपका हमेशा कहां पे रहेगा? LHS की ओर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर रहेगा, बाएं साइड में रहेगा। और उत्पाद जो होता है ये आपका RHS आने की दाएं साइड में होती है, ठीक है। अब समझिए कि मान लीजिए हमारे पास अभिकारक एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास अभिकारक एक या एक से ज्यादा आ जाए, मान लीजिए ए आया, बी आया, सी आया, तो इसके बीच में क्या लग जाएगा? प्लस का साइन लग जाएगा। मतलब इसको हम लोग प्लस के चिन्ह लगाकर उसको हम लोग बाईं ओर लिखेंगे। और फिर ये एरो देने के बाद तीर का निशान जो होता है ये हमारा उत्पाद की ओर होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा उत्पाद भी बढ़ जाए तो उत्पाद के बीच में भी क्या होता है? प्लस का साइन हम लोग लगाते हैं, प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया सॉरी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको अभिकारक और उत्पाद की जरूरत पड़ती है। अभिकारक हमारा किस ओर रहता है? बाईं ओर रहता है। और उत्पाद हमारा किस ओर रहता है? दाईं ओर रहता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण हम लोगों ने लिखा, शब्द समीकरण, पहले वाक्य समीकरण लिखा कि वाक्य समीकरण हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा हो गया वाक्य समीकरण, यानी कि जब हम जो बोल रहे हैं और वो हम लोग उसको एक वाक्य के रूप में लिख दिए, तो ये आपका हो गया वाक्य समीकरण। और इस वाक्य को अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के रिबन का, है ना, मैग्नीशियम के रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसे हम लोग शब्दों में लिख दें कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम था और किसके उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था? तो ये बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो ये जो आप लिख रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग शब्द समीकरण। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द समीकरण कहते हैं, ठीक है। कि जो वाक्य वाला था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? शब्द में समीकरण कर दिए। अब जब इस शब्द को हम लोग सूत्र में लेते आए, तो जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम को हम लोगों ने लिख दिया Mg, और ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन को हम लोगों ने लिख दिया O2, और ये बना दिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया सूत्र समीकरण। क्या हो गया? सूत्र समीकरण। ये था आपका शब्द समीकरण। वाक्य को हम लोगों ने लिखा शब्द समीकरण में, और शब्द समीकरण को हम लोगों ने लिखा सूत्र समीकरण में, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? ये आपका और ये आपका क्या हो गया? अगर आप लोग जान रहे होंगे तो जरूर बताएंगे। तो ये हम लोग क्या कहते हैं? इसको अभिकारक कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब देखिए एक बात आया कि ये आपका समीकरण जो देख रहे हैं, जो शुद्ध समीकरण हम लोगों ने लिखा है,
तो अगर अभिकारक में देखें, मैग्नीशियम की जो संख्या होती है वो 1 है, और हमारा उत्पाद की ओर भी जो संख्या है 1 है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे अभिकारक में 2 है, और यहाँ पे हमारा उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहेंगे, या कंकाली समीकरण कहेंगे, या असंतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, असंतुलित असंतुलित समीकरण कहेंगे, या तो हम लोग कह सकते हैं ढांचा समीकरण भी कहेंगे, या तो हम लोग इसको कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, कंकाली समीकरण कह सकते हैं। तो जब समीकरण हमारा संतुलित ना हो तो उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। अब देखिए संतुलित क्यों करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि संतुलित, देखिए क्या आया कि संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये देखिए यहां पे पूछा जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किस नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो किस नियम का प्रयोग करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए, हम लोग करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब हो गया कि आपका जो भी परमाणु है, या तो कह सकते हैं कि आपका जो भी अभिकारक में और जो भी उत्पाद में है, जो भी उत्पाद में, ठीक है, जो भी अभिकारक में हो या जो भी उत्पाद में हो, तो वहां पे क्या होता है कि इसके अभिकारक में जो भी हमारा तत्व है या उत्पाद में हमारा जो भी तत्व है, इस क्या होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब ये हो गया कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिकारक में जो भी द्रव्यमान हो और उत्पाद में जो भी द्रव्यमान हो, ये क्या होता है, ना तो बनता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास अभिकारक में यहाँ पे 2 तत्व दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी, और हमारा एक बन गया सी। ठीक है, मान लीजिए कि इसके पास हमारा था 1 और यहाँ पे था इसके पास, इसका वेट था 2, इस दोनों को मिलाकर इसका वेट हो गया 3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भी 3 आना चाहिए और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण आपका संतुलित है। यानी कि क्या देखें कि जो भी द्रव्यमान हमारा अभिकारक में था वही द्रव्यमान हमारा कहाँ पे भी है, उत्पाद में। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का मतलब हो गया कि ना तो द्रव्यमान का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में उत्पन्न होता है और ना ही मतलब निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, आने की कह सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा, तो इसका उत्पाद में तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है, वो कुल द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान आपका अभिकारक में तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अभिकारक में जो हमारा कुल द्रव्यमान है वो हमारा बराबर होगा किसके, उत्पाद में कुल द्रव्यमान का।
ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में भी आएंगे, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारा मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की संख्या, मतलब अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, उत्पाद में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर देखते हैं कि मैग्नीशियम की संख्या जो अभिकारक है, इस अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ठीक है, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। तो चलो भाई, यहां तो बात बन गया कि हमारा मैग्नीशियम बराबर है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की ओर देखें, तो ऑक्सीजन अगर देखते हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहां पे मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे हम गुना कर दें कि हमारा दोनों साइड बराबर हो जाए। तो अगर इसको हम लोग 1 से गुना कर दें और इसको हम लोग 2 से गुना कर दें, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम था, इस O2 को हम लोगों ने क्या किया, 2 से गुना किया, नहीं, आने की 2 से गुना करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा O2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, MgO, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा बात यहाँ पे बिगड़ गया कि ये देखते हैं कि अब मैग्नीशियम देखते हैं कि अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, भाई उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या 2 है, अब इसको बराबर करना है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसको संतुलित कर दिया। ठीक है, चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, एक होता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की ओर चलते हैं। तो अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की ओर चलें, तो एक इसमें हो जाएगा, क्या देखिएगा, तो एक हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। एक क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। तीसरा क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन। चौथा क्या हो गया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। और एक क्या हो गया आपका, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हो गया। कौन कौन सा हो गया, एक हो गया संयोजन अभिक्रिया, हमारे साथ बोलिएगा, एक हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा चौथा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक हो गया आपका उपचयन और अपचयन। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन में होता है जोड़ना, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वियोजन में होते हैं तोड़ते हैं, और विस्थापन में क्या करते हैं, विस्थापन में क्या करते हैं, विस्थापन में क्या करते हैं, भगाते हैं, भगाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, यहाँ पे भगाने का काम करता है। और द्विविस्थापन में क्या करता है, अदला बदली करता है। द्विविस्थापन में क्या करता है, अदला बदली करता है। ठीक है, और उपचयन और अपचयन में किसका खेल होता है, ऑक्सीजन का और किसका, हाइड्रोजन का। तो ये समझिए, जोड़ी ना को तोड़ी ना को,
जोड़ी ना को मतलब संयोजन, तोड़ी ना को मतलब वियोजन। उसके बाद ये क्या किया, भगाया, भागी ना को बदला बदली करना, फिर बदला बदली किया, और फिर क्या, ऑक्सीजन, और फिर क्या, हाइड्रोजन। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कितना हो गए, ये देखें, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उपचयन और अपचयन। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये समझिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया कि इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ये क्या हो गया कि इसमें कहता है कि जब अभिकारक में एक या एक से ज्यादा मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, समझ में आया, जब एक या एक से ज्यादा मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दे, अभिकारक में एक या एक से ज्यादा मिलकर क्या करे, एकल मतलब क्या कर सकते हैं कि जिसमें आने की ये क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकता है, एक तो होगा नहीं, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक मिलकर क्या करता है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यही क्या कहलाया आपका, यही क्या कहलाया, संयोजन अभिक्रिया कहलाया। ठीक है, यही क्या कहलाया, संयोजन अभिक्रिया कहलाया। जैसे आप समझिए कि अगर हम लोगों ने CaO, अब देखिए CaO का हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं ये हमको, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चुनना। ठीक है, ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चुनना। और ये हम लोग कैसे लेते हैं, सॉलिड में लेते हैं, चुना को हम लोग सॉलिड में लिए, और इसको हम लोगों में, इसको हम लोगों ने क्या किया, वाटर में मिला दिया। और वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये था बिना बुझा हुआ चूना, जैसे हम लोगों ने इसको वाटर में मिलाया, अब ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, यानी कि ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा एक चीज और देखते हैं हम लोग, जब चूना को हम लोग घर में पुताई के लिए यूज करते हैं और उसको पानी में मिलाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो बर्तन रहता है वो गर्म हो जाता है, यानी कि उससे क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। ठीक है, और इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, बुझा हुआ चूना। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चुनना, तो बुझा हुआ चुनना का सूत्र क्या होता है, बता सकते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अभिकारक कितना था, दो था, एक कैल्शियम ऑक्साइड था और एक वाटर था।
और निर्माण क्या किया, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यही क्या कहलाया, संयोजन। ये दोनों जुड़कर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये आपका क्या हो गया, एक्वस हो गया। और एक्वस का मतलब क्या हो गया कि जिसमें उत्पाद मतलब जब होता है, यानी कि ये इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ मात्रा में जल उपस्थित होगी, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एक्वस, ठीक है। यानी कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि जब हम लोग चूना को पानी में मिलाए, पानी में मिलाने के बाद जब वो बुझा हुआ चूना बन गया, तो जब बुझा हुआ चूना था उसको जब हम लोगों ने दीवार में पुताई की, तब क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका क्या होगा, गैस में होगा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या का निर्माण करती है, तो क्या बनता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, Ca और यहां से CO2 और यहां से एक ऑक्सीजन लिया तो बन गया CO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और ये जब बना, दीवार सूख गया मतलब सॉलिड बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो पहले चला गया 2 ऑक्सीजन में, तो एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे बन गया आपका H2O और ये बन गया क्या, लिक्विड, ठीक है। ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवार में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इस प्रकार से कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये आपका संगमरमर का सूत्र होता है। किसका होता है, संगमरमर का। तो संगमरमर का सूत्र क्या हो गया, संगमरमर। तो संगमरमर का सूत्र क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन पूछ सकती है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर, ये पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका 2 एग्जांपल आप दिखाइए। तो एक हो सकता है आपका कोयले का दहन, ये भी आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन, कोयले का दहन कैसे करते हैं कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बना लेता है क्या, CO2, ठीक है, क्या बना लेता है, CO2। दूसरा आपका वाटर का निर्माण, ठीक है। अब देखिए कि संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब संयोजन अभिक्रिया मतलब अभिकारक में जब 2 अभिकारक मिल रहे थे, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, उसमें से कुछ ऊष्मा निकल रही थी, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब कह सकते हैं कि उत्पाद के निर्माण के साथ जब ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या हो गया कि जब उत्पाद उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है।
तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जब उत्पाद का निर्माण हो रहा है और उसके साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है, तो उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आपका देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन भी क्या है, ये संयोजन, ये आपका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, प्राकृतिक गैसों का दहन हो गया। उसके बाद आपका ग्लूकोज से जो हम लोग एनर्जी वगैरह प्राप्त करते हैं, ये भी आपका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। उसके बाद साग सब्जियों का जो विघटित करके हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, ये भी क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा उष्मा कि उत्पाद के साथ उष्मा निकल रही थी, तो हम लोग उसको कह दिए उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा क्या आ सकता है? आपका श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये भी क्या हो गया? श्वसन। ठीक है। दूसरा आपका साग सब्जियों का विघटित होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। क्या बनाना? कंपोस्ट। क्या बनाना? कंपोस्ट बनाना भी क्या कहलाता है? ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? वियोजन अभिक्रिया की ओर। वियोजन अभिक्रिया मतलब तोड़ दो, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया कि जब हमारा एकल अभिकारक, यानी कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण कर दी, ये आपका अभिकारक हो गया, ये आपका अभिकारक हो गया और ये आपका उत्पाद हो गया। तो जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे होता है। ये समझिए कि आपके पास फेरस सल्फेट है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या हो गया? FeSO4। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ये आपका हो गया फेरस सल्फेट। इसको कहते हैं फेरस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है। इसको क्या किए? इसमें हम लोगों ने हीट दिया, उष्मा दिया। क्या दिया? उष्मा दिया। अब ये टूटता है और टूटकर ये बनाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाया। और क्या बनाया? और बनाया SO2, ये गैस हो गया। और क्या बनाया? SO3, ये भी क्या हो गया? गैस। अब आप जो यहां पे देख रहे हैं कि जो Fe2SO3 बना है, ये आपका सॉलिड है। तो फेरस सल्फेट को जब हम लोगों ने हीट दिया, उसमें उष्मा दिया, तो ये तीन पार्ट में टूट गया। एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये क्या हुआ कि एकल अभिकारक जो था, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक था, छोटे छोटे उत्पाद में टूटा, छोटे छोटे
उत्पाद में टूटा, यही क्या कहलाया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जब फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में टूटा तो फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, सॉलिड। बाकी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये क्या बनाया, गैस बनाया। ठीक है, ये दोनों क्या बनाया, गैस बनाया। ठीक है, ये गैस हो गई और ये आपका फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब थोड़ा ये समझिए, यहाँ पे ये समझिए कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को, ये आपका सॉलिड है, ये आपका चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, संगमरमर भी कहते हैं और इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब चूना पत्थर को हम लोग हीट करते हैं, चूना पत्थर में जब हम लोग उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, तब क्या होता है कि ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड बनेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस बनेगा, टूट गया। तो एकल उत्पाद दो छोटे छोटे एकल अभिकारक दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब ये क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड जो था ये आपका था बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा हुआ चूना था। ठीक है, बिना बुझा हुआ चुनना था, तो इसमें टूट गया। ठीक है, तो ये भी एक आपका क्या हो गया, आपका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है यहां से, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम लोगों ने लेड नाइट्रेट को, देखिए ये था लेड नाइट्रेट, आपका लेड नाइट्रेट यानी Pb और NO3 का होल 2, ये क्या है आपका सॉलिड। इसमें हम लोगों ने हीट तापमान दिया। अब जब तापमान दिया तो क्या देखते हैं, ये आपका लेड ऑक्साइड में PbO में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और प्लस ऑक्सीजन में, प्लस ऑक्सीजन में ये टूट गया। अब यहां पे ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इसको हम लोग बैलेंस करें तो ये बैलेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ दो दो चार और एक 5 है, तो अगर 2 लगा दें तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 लगा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं नाइट्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 8, तो 10 और 2 12, तो 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, अब देखिए ये आपका सॉलिड बना, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो गैस बन रहा है, ये धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं। और इस धुआं का जो कलर होगा वो भूरे रंग का होगा। किस रंग का होगा, भूरे रंग का होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का पहले सूत्र पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र एकदम दिमाग में बैठा लेना है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र ये हो गया, लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं उसमें, तो ये आपका लेड ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट गया। और यहां से जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां से क्या होगा कि जब आप इसको हीट कीजिएगा तो नाइट्रोजन गैस जो निकलेगा वो आपका धुआं के रूप में निकलेगा, और धुआं जो होगा वो किस कलर का होगा, भूरे रंग का निकलेगा। किस कलर का निकलेगा, भूरे रंग का निकलेगा। ठीक है, किस कलर का निकल गया, भूरे रंग का निकल गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहां से। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में, क्वेश्चन है कि जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को हम लोग रखते हैं तो सिल्वर धातु बनता है। ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, धूसर रंग का हो जाता है ना।
तो ये देखिए कि जब हम लोग AgCl, ये आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया, यानी कि ये क्या आपका सॉलिड, और इसको छोड़ दीजिए प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में छोड़ दीजिए इसको, सूर्य का प्रकाश में छोड़ दिए। सूर्य के प्रकाश में जब छोड़े तो क्या देखें, ये आपका सिल्वर बन गया सॉलिड, और यहां से आपका Cl2 गैस निकल गया। अब जो यहां से निकल रहा है, ये जो था सिल्वर क्लोराइड, अभी देख रहे थे हम लोग, जब हम लोगों ने इसको धूप में रखा था तो इसका कलर था श्वेत कलर का। किस रंग का था? श्वेत रंग का था। लेकिन जब हम लोगों ने सूर्य के प्रकाश में रखा और जब थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो होता है, ये जो सिल्वर इसमें टूट जाता है, और जो सिल्वर होता है ये किस रंग का हो जाता है? ये धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? ये आपका सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाएगा? तो धूसर रंग का हो जाएगा। आने की क्या लिख सकते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड किस रंग का हो जाता है? क्लोराइड धूसर रंग कर, धूसर रंग, धूसर रंग का होकर, का होकर सिल्वर धातु बना देता है। कौन सा धातु बनाता है? सिल्वर धातु। तो ये पूछेगा कि धातु बनाता है, ये पूछेगा कि सिल्वर जो सादा कलर का था, श्वेत रंग का जो था, वो क्या करता है, जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का? तो उसका कलर हो जाता है धूसर रंग का हो जाता है, और फिर क्या बना देता है? सिल्वर धातु बना देता है। उसी प्रकार जब हम लोग AgBr को धूप में रखते हैं, AgBr को जब हम लोग धूप में रखते हैं, एक मिनट, क्या ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है क्या? जी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, अब बैलेंस हो जाएगा क्योंकि सिल्वर मेरा दो, सिल्वर दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो। तो जब AgBr को अगर हम लोग फिर इसको क्या किए, सूर्य के प्रकाश में रखें, सूर्य के प्रकाश में रखें, सूर्य के प्रकाश में रखें, तो ये क्या हो गया? आपका बन गया Ag सिल्वर, और निकल क्या गया? ब्रोमीन गैस, Br2 गैस। ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि ब्रोमीन दो है, यहाँ पर ब्रोमीन एक है, तो ये दो हो गया, सिल्वर दो हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है कि हम लोग जो सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम लोग सूर्य के प्रकाश, मतलब यहाँ पे जब हम लोग उष्मा देते हैं तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा जो होता है वो अवशोषित हो जाता है, ऊर्जा जो होता है वो अवशोषित हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इस वियोजन अभिक्रिया में आने की, जहां पे अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा और प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है, और इस अभिकारक को तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए क्या क्या? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या? उष्मा, ठीक है, और क्या? विद्युत ऊर्जा। अगर ये सब दें, विद्युत ऊर्जा, तब क्या होता है
ऊर्जा अवशोषित हो जाता है। यहाँ पे अभिकारक क्या करता है, ये अभिकारक को तोड़ने के जो हम लोग ये दे रहे हैं, ये इतना सारा दे रहे हैं जो हम लोग किसी एक को दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है। अब जब उष्मा को अवशोषित किया तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा जरूर, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को हमको इसी वीडियो में खत्म करना है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, CuSO4, याद रखिएगा CuSO4, इसको कहते हैं एक्वस, और ये आपका हो गया सॉलिड। ठीक है, जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब क्या देखते हैं कि ये बना देता है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट किस विलियन में डाले, हम लोग कॉपर सल्फेट विलियन में डाले, तो ये बना देता है क्या, ये जो आप कॉपर को देख रहे हैं, ये जो आप कॉपर को देख रहे हैं, ये कॉपर को, इसको क्या करता है, हटा देता है। कौन, आयरन, आयरन को हटाया, सॉरी आयरन किसको हटा दिया, कॉपर को हटा दिया। जब कॉपर को हटाया तो इसका सूत्र क्या, ये क्या बन जाएगा, FeSO4, ये क्या बन गया, फेरस आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और यहां से जब हटाया, ये अपना चला गया कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये आपका एक्वस, ये एक्वस हो गया, तो ये हो गया आयरन सल्फेट। अब यहां पे देखिए ये क्या किया, कह सकते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर को हटाएगा और अपना वो वहां पे चला जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग कील को, यानी कि आयरन को जब हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो जो लोहे का रंग था वो कैसा हो गया, मतलब लोहे का जो रंग था वो कैसा हो गया, लोहे का रंग जो था, लोहे का रंग जो था वो कैसा था, लोहे का रंग कैसा हो गया, रंग कैसा हो गया, बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो लोहे का रंग कैसा हो गया, भूरा रंग का हो गया। कैसा कलर का हो गया, भूरा कलर का हो गया। कैसा कलर हो गया, भूरा कलर हो गया। ठीक है, कैसा कलर हो गया, भूरा कलर का हो गया। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो था, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, नीला कलर का। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा कलर का होता है, नीला कलर का। लेकिन अब क्या देखा गया कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये क्या हो गया, डालने के बाद, आयरन को डालने के बाद ये क्या हो गया, आपका मलिन पड़ गया। इसका रंग कैसा हो गया, मलिन पड़ गया, मतलब मटमैला हो गया। ठीक है, अब क्या किया, यहां पे क्या किया कि लोहे ने कॉपर को विस्थापित किया, लोहे ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित किया। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या करेगा, जिंक है, ये आपका सॉलिड में है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, क्या बनेगा तुरंत बता दीजिए, क्या बन जाएगा, कॉपर को हटाएगा, जिंक आ जाएगा, एक्वस हो जाएगा, प्लस जिंक बन गया। ये आपका अगर विस्थापन अभिक्रिया पूछे कि विस्थापन अभिक्रिया लिखें और इसका 2 एग्जाम्पल दें तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट, ये बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है, यहां से क्या निकला, जिंक निकला, कॉपर निकलेगा ना, कॉपर निकल गया सॉलिड में। फिर अगर आप मान लीजिए कि ये लेड है,
ये भी सॉलिड है। इसको हम लोगों ने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। जब कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला तो बन गया PbCl2, लेड क्लोराइड बन गया। और क्या निकल गया? कॉपर निकल गया। ठीक है, यहां पे जिंक, लेड और कॉपर। ठीक है, अगर देखें जिंक जो है, लेड जो है, और एक आयरन ले लीजिए Fe जो है। अगर देखें ये तीनों जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये तीनों जो होता है कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन? ये तीनों, जिंक, लेड और आयरन। किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। तो ये अधिक अभिक्रियाशील हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वह कम अभिक्रियाशील वाले को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील क्या करता है? कम अभिक्रियाशील वाले को हटा देता है। इसी को कहते हैं विस्थापन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन क्या होता है? तो देखिए द्विविस्थापन क्या होता है, इसको कहते हैं अदला बदली। मान लीजिए अब यहां पे देखिए, देखिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। ठीक है, और ये एक्वस हो गया प्लस BaCl2, ये भी आपका एक्वस हो गया। और बनेगा क्या? अब थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिए कि ये जो सोडियम है और ये जो बेरियम है, एक तरह से अगर देखें तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस। एक प्रकार से देखें तो आयन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आयन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सोडियम इसके जगह पे चला जाता है और बेरियम जो है वो क्या करता है? सोडियम के जगह पर आ जाता है। इसी को कहते हैं विस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? तो ये आपका बन गया, ये आ गया सोडियम के पास तो BaSO4, ये सॉलिड बन गया, प्लस क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया, एक्वस हो गया यहां पे। ठीक है, 2NaCl 2NaCl। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये आपका था सोडियम सल्फेट, ये आपका है बेरियम क्लोराइड, ये आपका बेरियम सल्फेट, ये आपका सोडियम क्लोराइड। यहां पे क्या देखते हैं कि आपका ये था आपका, इसके इसके पास चार्ज क्या होता है? 2+, और ये क्या हो गया? SO4 2-। तो ये आ गया इसके पास, ये होता है 1+, ये होता है 1+, ये होता है इसके पास चला गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया, जो अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो पूछ सकता है कि वह ऐसा अभिक्रिया बताए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आयनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका आयनों के बीच आदान प्रदान। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है कि आप एक सुने होंगे अवक्षेप। अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है भाई? अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप उसे कहते हैं
सबसे पहले अवक्षेप का मतलब हो गया जो जल में ना घुले, जल में अविलय हो, जल में अविलय हो। मतलब कह सकते हैं जो जल में ना घुले, ठीक है, जो जल में ना घुले। बनेगा कैसा? तो श्वेत रंग का एक पदार्थ होता है। अवक्षेप होता कैसा है? श्वेत रंग का एक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ हो गया? श्वेत रंग का पदार्थ हो गया, ठीक है। यही कहलाता है आपका अवक्षेप, जो जल में ना घुले, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि श्वेत रंग का पदार्थ जो जल में अविलय हो या जल में ना घुले, यानी कि उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवक्षेप या अवक्षेपन भी कहते हैं। अवक्षेपन, ठीक है, अवक्षेप या अवक्षेपन, कोई दिक्कत नहीं। अवक्षेप या अवक्षेपन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवक्षेपन अभिक्रिया, ठीक है। तो द्विविस्थापन भी कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, देखिए उपचयन क्या होगा और अपचयन क्या होगा, समझिए। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो कहलाएगा उपचयन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या कहलाएगा? अपचयन। समझ में आ गया? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो उपचयन, और जब ऑक्सीजन की कमी हो या ह्रास हो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, समझिएगा कि हमारे पास कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, हीट दिए, बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर की चूर्ण पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है? उपचयन होता है। कॉपर ऑक्साइड में क्या होता है? उपचयन होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। किसकी? ये कैसी कलर की चढ़ेगी? काली कलर की, काली परत। कैसी परत? काली परत, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने उत्पाद में देखा तो इसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? उपचयन। उपचयन क्या कहलाएगा? उपचयन, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड जो काली परत है, इसमें हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस पास किया। हाइड्रोजन गैस पास करने पर इसको हम लोगों ने हीट किया, और जब हीट किया तो क्या देखें यहाँ पे? कॉपर प्लस H2O, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो रिएक्शन देखिए, आप इस प्रकार से समझिए कि इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये आपका ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ मतलब उपचयन, और ये आपका ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पे एक था यहाँ पे घट गया, इसलिए इसका मतलब अपचयन। उपचयन और अपचयन, ठीक है। चलिए अब एक हम लोग देखते हैं संक्षारण। अब हम लोग अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं संक्षारण। अच्छा एक चीज और देखिए इससे पहले, और वैसे अभिक्रिया, थोड़ा इसके पहले देखिएगा। वैसे अभिक्रिया जहां पे उपचयन
और अपचयन हो, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो वैसे अभिक्रिया जहां पे उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, एक ही साथ हो, उसे को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा ये क्वेश्चन, ये वाला देखा था ना, अपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यहाँ पे अपचयन और उपचयन हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इस अभिक्रिया, जो ये अभिक्रिया हो रही है, ये वाला अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं संक्षारण की ओर। संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है? मतलब हो गया, समझिए, जंग लगना। ठीक है, अब इसको समझिए कि किसी में जंग लगा हुआ है, अब इसी को बचाना है, जंग लगना। अब कैसे बचाएंगे? तो समझिएगा, जंग लग गया है तो उसको हम लोग कैसे बचाएंगे? अब देखिए, संक्षारण का हम लोग परिभाषा क्या देंगे कि जब कोई भी धातु, समझिएगा, जब कोई भी धातु क्या करता है, जब कोई भी धातु आसपास, मतलब इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से या आसपास से, किससे किससे, समझिएगा, अम्ल से, किससे किससे, अम्ल से और आर्द्रता से। ठीक है, अम्ल से और आर्द्रता के संपर्क में आने से ये क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? धातु में उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि चांदी में क्या जाता है, जैसे देखिए, चांदी में अगर हम लोग देखें कि चांदी में संक्षारण कैसे होता है, चांदी में काली परत चढ़ जाती है। याद रखिएगा, चांदी में कैसी परत चढ़ती है? काली परत। याद रखिएगा, चांदी में कैसा परत चढ़ता है? काली परत। ठीक है, तांबे में कैसा? तांबे में हरी कलर की लेयर कैसा चढ़ेगा? हरी लेयर, हरी परत चढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका दो एग्जाम्पल एकदम याद रखिएगा। ठीक है, कि चांदी में कैसा? काला, तांबा में कैसा? हरा। ठीक है, ये परत चढ़ती है। अब इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यसद लेपन करते हैं, है ना? क्या करते हैं? असद लेपन करते हैं। ठीक है, इसको बचाने के लिए ठीक है, चलिए, क्या करते हैं? असद लेपन करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पे आप क्या पूछ सकता है कि चांदी में कौन सी परत होती है? काली। तांबे में हरी, हरी रंग की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि रेन एसिडिटी क्या होता है? उपचयित होकर, समझिएगा, उपचयित होकर, उपचयित होकर क्या होता है? उपचयित होने पर जो तेल है
वसा है, ये विकृत गंधित हो जाता है। इसका देखिएगा कलर भी चेंज जाता है, गंध भी थोड़ा सा दूसरा आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस दोनों का क्या हुआ, उपचयित जब हुआ तेल और वसा, तो इसका क्या होता है, स्वाद में, गंध में बदलाव आ जाता है। ठीक है, स्वाद में और गंध में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है कि अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, कि जो पूछने लायक क्वेश्चन है इससे, कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स का जो पैकेट है, चिप्स का जो पैकेट है, इस चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। किसको हटाकर, तो ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस उसमें डाली जाती है, ताकि क्या हो कि चिप्स का उपचयन ना हो, क्योंकि उपचयित होगी तो उसका स्वाद में या गंध में चेंजिंग आएगी और वहां पे विकृत गंधिता होगी, और ऐसे खाने खाने से फिर आपको नुकसान होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे, तो आप लोग इसको देखिए और एक बार किताब भी पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।